ईपीएस क्लासेस से जुड़ने और पढ़ने के लिए आप सभी बच्चों का स्वागत, हार्दिक एवं अभिनंदन है। तो आइए चलते हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 3 धात एवं अधात। तो देखिए, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुएं एक सतह चमकदार होती हैं, यानी कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, यानी कि धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं और धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे लोहे की चादर। धातुएं तन्यता होती हैं, यानी कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींच करके बनाया जा सकता है। धातुएं विद्युत व ऊष्मा के चालक होती हैं और धातुएं सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं। धातुओं में सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है, यानी कि धातुएं बहुत जल्दी गल सकती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है और धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातुओं की सतह पर चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती हैं। कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। अधातुएं अघातवर्धनीयता नहीं होती, यानी कि अधातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। अधातुओं में चमक भी नहीं पाई जाती है। अब देखिए धातु के भौतिक गुणधर्म। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं। धातुएं ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती हैं। धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु और ऑक्सीजन मिलकर के आपका धातु ऑक्साइड, यानी कि 2 कॉपर मिलकर के ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे। आपका एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके Al2O3 बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। तो देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन सबको आप नोट कर लीजिए बच्चों। आगे आइए देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वे धातु ऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी रिएक्टेंट हो जाती हैं, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं, तो वे अभिक्रियाशीलता कहलाते हैं। देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु और जल धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन रिलीज करती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। तो देखिए अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है आपका सोडियम और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए धातु की अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। धातु और तनु अम्ल मिल करके आपका लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर फेरस क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो देखिए धातुओं की अन्य लवणों के साथ अभिक्रिया क्या होती है। धातु A प्लस लवण विलयन B, लवण विलयन A प्लस धातु B। अब आगे पढ़ते हैं हम इस वीडियो में। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी बच्चों प्रत्येक वर्ष बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके, क्योंकि आपको बुक में अच्छे ढंग से नहीं मिलेंगे। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। वह सारणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि वह सारणी जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील हैं और जिंक,
आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एक मध्यम क्रियाशील हैं। मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये कम क्रियाशील है, यानी कि अधिक क्रियाशील वस्तुएं, फिर मध्यम क्रियाशील वस्तुएं, फिर कम क्रियाशील की धातुएं। फिर देखिए धातुओं की अधातुओं के साथ क्या क्रिया होती है। तत्वों को अपक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं और धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक प्रकृति में यह ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब ब्रिटलनेस, यानी कि मारने पर तुरंत भक्क से फूट जाएगा, भर्रा की तरह होता है। भंगुर का मतलब भर्रा। अब देखिए गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। घुलनशीलता के आए तो जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। विद्युत की चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब देखिए खनिज, अयस्क, गैंग ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। आपके बोर्ड में हर साल इसके परिभाषा आते हैं, डेफिनेशंस आते हैं। तो देखिए क्या होता है, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अदूषित कण होते हैं जिन्हें बाहर निकाला जाता है तो उसे हम गैंग कहते हैं। तो देखिए धातुओं की प्राप्ति आपके 3 चरण में दिए हुए हैं। धातुओं को प्राप्त करने के धातुओं का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। तो अयस्कों का समृद्धिकरण देखिए अनेक विधियों द्वारा यह किया जा सकता है। पानी से साफ करके, छान करके, रसायनों का उपयोग करके और चुंबक द्वारा यानी कि मैग्नेटाइज करके उसको साफ किया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण चरण। फर्स्ट आते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ आपका, चरण 2 धातुओं का निष्कर्षण, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये आपके अधिक क्रियाशील वस्तुएं हैं जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, जो विद्युत अपघटन हो जाते हैं यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। फिर आगे आपका फेरस, लेड, कॉपर और मरकरी ये होते हैं सल्फर ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। फिर सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं स्वतंत्र रूप में पाई जाते हैं यानी कि पाई जाती हैं। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जो वायु के साथ कम क्रियाशील हैं, यह बहुत अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। मरकरी का निष्कर्षण सिनाबार प्रोसेस से किया जाएगा। देखिए क्या है, मरकरिक सल्फाइड ट्राई ऑक्साइड के साथ मिलकर आपका मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसके निष्कर्षण के बहुत सारे विधि हैं इसमें, खैर इसको उदाहरण को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक क्रियाशील या अधिक आसान होता है। सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड। अब देखिए निस्तापन विधि क्या होती है आपकी, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक बार और, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिस विधि को हम निस्तापन विधि कहते हैं। देखिए धातु ऑक्साइड का अपचयन कैसे होता है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का लॉस कर देना, ऑक्सीजन को छोड़ देना। अब देखिए अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कार्बन है, कार्बन को हम कोक कहते हैं। कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एक अणु मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। फिर हाइड्रोजन, अब देखिए जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन मिल गया और कार्बन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और जिंक जो धातु है वो क्या हो गया हमारा, अलग हो गया जिंक धातु।
अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? तो देखिए इसमें यह धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता। इन धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। NaCl से सोडियम का निष्कर्षण धातु कैथोड पर है। जो धातु यानी कि आपका सोडियम एक प्रकार की क्या है? धातु है, जिसे खुले वायु में नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें आग पकड़ लेगा। इसको केरोसिन में डुबोकर सोडियम को हमेशा रखा जाता है। और क्लोरीन जो है हमारा एनोड पर रखा गया है ताकि हमारा पॉजिटिवली से निगेटिवली चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करें और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। तो देखिए सोडियम क्लोराइड से सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है यानी कि निकाला जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। देखिए चरण 3 में हम लोग धातुओं के परिष्करण को पढ़ेंगे, यानी कि धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी अशुद्ध धातु अपघटय में घुलने लगेगा। उसी समय अपघटय से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगी। अब देखिए संक्षारण क्या होता है? संक्षारण का मतलब आपका जंग लगना, मूर्छा लगना, जिसको कोरोजन बोलते हैं। तो देखिए धातु अपने आसपास अम्ल यानी कि एसिड और आर्द्रता मतलब नमी वो वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं। और सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है यानी कि वायु में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। कॉपर आर्द्र CO के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बनाता है। तो देखिए इसके क्या क्या उपाय हैं, आगे हम लोग इसके उपाय के बारे में पढ़ते हैं कि जंग न लगे किसी भी धातु में। तो जंग से बचने के कौन कौन से उपाय हैं? अब संक्षारण को अपने भाषा में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि जब कोई धातु वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से अपने चमक को छोड़ दे तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। तो देखिए इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या सुरक्षा है संक्षारण से बचने के लिए। यानी कि पहला आपका पेंट लगा करके धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कई विधि अपनाया गया है। जैसे देखिए पेंट करके, तेल लगा के, गैल्वेनाइजीकरण करके, एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बना के, यानी कि ये 3-4 तरह के हैं। ग्रीस भी लगा करके उसको बचाया जा सकता है धातुओं पे, या ढाप करके ऑक्सीजन के संपर्क में उस धातु को न लाया जाए। अब देखिए मिश्र धातु क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु या धातु और धातु या धातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी कि धातु और अधातु को मिला दिया जाएगा तो समांगी मिश्रण बन जाएगा। अब देखिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या? अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती, पीटकर पतली चादर के रूप में नहीं बनाया जाएगा। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती हैं और अधातु ऊष्मा की और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।